हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो R32 के एसी के मुताल्लिक है। R32 का एयर कंडीशनर जो कि दूसरे रेफ्रिजरेंट के एयर कंडीशनरों से थोड़ा सा डेंजरस होता है इस्तेमाल के लिहाज से, क्योंकि इसमें धमाके से फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए R32 के एसी के इस्तेमाल के लिहाज से भी, और जिस वक्त आप इसको इंस्टॉल करने लगे उस वक्त भी आपको खसूसन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल करना है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों को पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक भी कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि पहला काम क्या करना है जिस वक्त आप R32 का एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले बिफोर इंस्टॉलेशन जो आपका एयर कंडीशनर यूनिट है वो यूनिट के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर आपके पास एक रूम है 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट, यानी तकरीबन ये 1000 क्यूबिक फीट के बराबर होगा। अब इस रूम के लिए अमूमन हम 1 TR का एयर कंडीशनर जो है रिकमेंड करते हैं। इसमें 1 टन का एयर कंडीशनर सही तरह से काम करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी रूम के अंदर 1 TR का एयर कंडीशनर ही सही तरह से काम करे। इसका जो ताल्लुक है वो इस रूम के अंदर हीट लोड के ऊपर है। और हीट लोड से क्या मुराद है, इस रूम के अंदर 2 तरह का हीट लोड इस रूम के अंदर पैदा होता है। एक हीट लोड जो है वो बाहर के एम्बियंट से, दीवारों के ज़रिए से, दरवाज़ों के ज़रिए से, खिड़कियों के ज़रिए से, छत के ज़रिए से बाहर से अंदर की तरफ लीक होके आती है। और ये हीट अमूमन सनलाइट का होता है। जिस वक्त किसी रूम के ऊपर सनलाइट दिन के वक्त ज़्यादा टाइम के लिए पड़ता है तो फिर उस रूम के अंदर बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर की तरफ लीक होती है, और इस लीक को हम कहते हैं हीट लीकेज लोड। ठीक है, दूसरा होता है हीट यूजेज लोड। हीट यूजेज लोड जो होता है वो हम उन चीज़ों से हासिल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस रूम के अंदर हम फ़ैन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कोई रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, इस रूम के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है, इस रूम के अंदर जो है ना कपड़े अगर आप इस्त्री करते हैं तो जो आयरन होती है उससे एक हीट खारिज होता है। तो अर्ज़ ये है कि इस रूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, पंखे हैं, लाइटें हैं, उनसे जो हीट प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, वो हीट कहलाता है हीट यूजेज लोड। तो एक काबिल टेक्नीशियन को हमेशा से ये जहन में रखना चाहिए कि अगर किसी रूम के, बेशक वो रूम 10 फीट और 10 फीट ही क्यों ना हो, अगर उस रूम के अंदर हीट यूजेज लोड और हीट लीकेज लोड दोनों ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर उस रूम के अंदर आपने 1 TR का एयर कंडीशनर इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि उसमें 1.5 TR का एयर कंडीशनर ही इंस्टॉल करना है, ताकि वो एयर कंडीशनर ज़्यादा पावरफुल होके इस ज़्यादा हीट को बाहर निकाल सकें। सो ये पहला टिप है जो कि बिफोर इंस्टॉलेशन आपको याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है, किसी भी रूम के अंदर जब आप एसी इंस्टॉल करने लगे तो इंडोर के लिए आप मौजूद जगह देख लें। ठीक है, इंडोर को जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो एक तो उसके हाइट का ख्याल रखें, और दूसरी चीज़ कि उसका डायरेक्शन ऐसी तरफ हो जहाँ से जो कूलिंग एयर है वो बाहर के निकलने का कोई चांस ना हो। मिसाल के तौर पर अगर एक रूम के अंदर सामने दरवाज़ा है तो दरवाजे के सामने आपने इंडोर को इंस्टॉल नहीं करना है। हत्ता कि अगर आपकी मजबूरी बन जाए फिर तो एक अलग बात है। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो फिर आपने इंडोर को किसी ऐसे दीवार के साथ इंस्टॉल करना है जिसके सामने क्या ना हो, दरवाज़ा ना हो। ठीक है, एक ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हाइट के लिहाज से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अक्सर रूम्स ऐसे होते हैं जो कि एयर कंडीशनर के डिज़ाइन के मुताबिक ही बने होते हैं, जिनका हाइट अमूमन 10 फीट या 12 फीट होता है। अब ऐसे रूम्स जिनका हाइट 10 फीट या 12 फीट होता है उसमें आपने एयर कंडीशनर यूनिट में जो इंडोर यूनिट है उसको 9 फीट की ऊंचाई पर ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, ताकि उसके यानी इंडोर के और जो छत है उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप बाकी रहे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो एयर कंडीशनर जो एयर डिलीवर करता है कूलिंग एयर रूम की तरफ, वो हमेशा से याद रख ले कि कूल एयर जो है वो बाहरी होती है और जो वार्म एयर होती है वो गर्म होती है। तो कूल एयर हमेशा नीचे की तरफ आती है और जो वार्म एयर है वो छत के आसपास ही रहती है। तो जब एसी चलता है इंडोर यूनिट तो वो ऊपर से आसानी से जो एयर है वो सक कर लेता है और नीचे डिलीवर करता है। तो इस तरीके से जो इंडोर यूनिट का इनलेट एयर टेम्परेचर और आउटलेट एयर टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 9 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक ही रहता है। और यही हम रिकमेंड करते हैं कि इंडोर
कॉइल का जो इनलेट एयर टेम्परेचर है और आउटलेट एयर टेम्परेचर है, इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 9 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। सो दूसरी टिप ये है कि आपने इंडोर को प्रॉपर तरीके से सही हाइट पे और सही दीवार के साथ इंस्टॉल करना है, ताकि जब आप ये एयर कंडीशनर चलाए इस रूम के अंदर तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले, कूलिंग इफेक्ट अच्छा मिले। ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है R32 के एसी के लिए कि आपने इंडोर और आउटडोर को जब इंस्टॉल करना है तो उनकी जो हाइट है दोनों का वो कोशिश करें कि सेम रहे। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी रूम के अंदर एयर कंडीशनर इंस्टॉल करना है और उसमें आपने इंडोर यूनिट को 9 फीट के फासले पर इंस्टॉल किया है, यानी 9 फीट के हाइट पर अगर आपने इंस्टॉल किया है, तो आउटडोर को भी अगर पॉसिबल हो सके तो आउटडोर को भी 9 फीट के ऊंचाई पर ही इंस्टॉल कर ले, ताकि दोनों इंडोर और आउटडोर के दरमियान में जो हाइट है वो सेम रहे। तो इस तरह से जो रेफ्रिजरेंट जब इसके पाइपों के अंदर फ्लो होता है तो उसमें ग्रेविटी का कोई किरदार नहीं होता। ग्रेविटी कहते हैं जब रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है या नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो उसमें जो ज़मीन के अपने तरफ खींचने का एक मरकज़ सकल कुव्वत होता है वो लगता है। और जब भी रेफ्रिजरेंट ऐसे कंडीशन में जब वो ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर आता है तो उस सूरत हाल में थोड़ा सा कंप्रेसर के ऊपर या तो बर्डन होता है या थोड़ा सा कंप्रेसर जो है वो ओवर रिलैक्स होता है, और इन दोनों कंडीशन में कंप्रेसर को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है। तो इस सूरत में अगर आपके पास पॉसिबल हो सके तो इंडोर और आउटडोर को दोनों का आप सेम हाइट पे ही इंस्टॉल कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो फिर दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो ये कि आप आउटडोर यूनिट को छत के ऊपर या इंडोर से हाइट के ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके में फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आउटडोर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलता है इंडोर की तरफ, उसकी ग्रेविटी अगर ऊपर से नीचे की तरफ होगी तो इस तरह से कंप्रेसर के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और ये रेफ्रिजरेंट इंडोर में जब आएगा तो ये अच्छी तरह से कूलिंग इफेक्ट इसके अंदर पैदा होगा। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा नुकसान भी है कि जो कंप्रेसर से हल्का हल्का ऑयल निकलता है आउटडोर की तरफ, यानी कंडेंसर की तरफ, तो वो ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेफ्रिजरेंट के साथ जाकर कैपिलरी ट्यूब में से होकर इंडोर की तरफ आसानी से आता है, और फिर इन ऑयल का इंडोर से ऊपर सक्शन लाइन के ज़रिए से चढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके में एक छोटा सा ये नुकसान ज़रूर हो सकता है। तीसरी जो रिकमेंडेशन है इंडोर और आउटडोर की इंस्टॉलेशन की, उसमें आप इंडोर से आउटडोर जो है वो नीचे फर्श पर लगा सकते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा नुकसान ये होगा कि जब आप आउटडोर को चलाएंगे तो आउटडोर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, यानी जो लिक्विड लाइन के अंदर जाता है, वो रेफ्रिजरेंट जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं तो ये अगेंस्ट दी नेचर फ्लो है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अक्सर ये नेचर के ख़िलाफ़ ये रेफ्रिजरेंट फ़्लो हो रहा है, और इस तरह से रेफ्रिजरेंट में थोड़ा सा जो मुज़ाहमत होता है, ड्रॉप होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर अगर आप आउटडोर को ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से कंप्रेसर के ऊपर थोड़ा सा बर्डन आएगा, और दूसरी बात यह है कि जो लिक्विड लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट है उसकी जो कूलिंग इफेक्ट है वो थोड़ी सी लॉस होगी, थोड़ी सी ज़ाया होगी। तो ये एक इसके अंदर नुकसान हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई तीसरी टिप्स के इंडोर आउटडोर को पहले तो एक सीध में इंस्टॉल करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर दूसरी रिकमेंडेशन मेरी यह है कि आप आउटडोर को ऊपर इंस्टॉल करें, इंडोर को नीचे इंस्टॉल करें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं कि जिसमें आउटडोर नीचे हो और इंडोर जो है वो ऊपर हो। ठीक है। अच्छा, चौथी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जिस वक्त आप R32 का एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने लगें तो उस वक्त आपने बिफोर रनिंग द एयर कंडीशनर यूनिट अच्छी तरह से एक स्टैंडर्ड वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है। अगर सिर्फ इंडोर ही वैक्यूम नहीं है तो फिर इंडोर को वैक्यूम करना है। अगर दोनों यूनिटों के अंदर गैस मौजूद नहीं है तो फिर दोनों यूनिटों को अच्छी तरह से प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइप वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके उसके बाद ही इसके अंदर गैस चार्जिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट आपको मैं टिप बता रहा हूँ वो टिप है कि जो इंडोर और आउटडोर के दरमियान में पाइपिंग का लेंथ है वो पाइपिंग का लेंथ आपने मिनिमम 6 फीट रखना है, जबकि मैक्सिमम 15 फीट रखना है। इन दोनों से अगर आप पाइपिंग को हटा कर लगाएंगे, यानी या तो बहुत ज़्यादा मिनिमम करके लगाएंगे या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करके लगाएंगे, तो इस तरह से कंप्रेसर के ऊपर इसका बर्डन ज़रूर आएगा। चूँकि सक्शन लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट सुपर हीट होकर कंप्रेसर की तरफ आता है, तो इस वजह से अगर आप 15 फीट से
पाइपों को बढ़ाएंगे तो उसका सुपर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि कंप्रेसर के ऊपर लोड बनेगा। पाइपिंग के ऊपर मैं चूँकि आगे एक नेक्स्ट टाइम में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पीएच चार्ट की मदद से कि जब आप एयर कंडीशनर के पाइपिंग लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आखिरी जो टिप है R32 की एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन के वक्त, अगर आपने R32 का रेफ्रिजरेंट यूनिट के अंदर चार्ज करना है तो कोशिश कर ले कि आप बाई वेट ही चार्ज कर लें। ख़ास तौर पर जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं उसमें तो आपने बाई वेट ही चार्ज करना है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि डीसी इन्वर्टर के अंदर कभी कभार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या जो कंडीशन रूम होता है उसके अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से अमूमन सेंसर से जो कंप्रेसर के आरपीएम होते हैं वो मतलब एक नॉर्मल हालत में नहीं होते, या तो आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है या फिर आरपीएम कम होता है। तो उस दौरान जो सक्शन प्रेशर है या जो कंडेंसिंग प्रेशर है वो आपसे सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से कोशिश करनी है कि R32 की एयर कंडीशनर के अंदर हमेशा से याद रख ले कि बाई वेट ही रेफ्रिजरेंट आपने चार्ज करना है। तो इस वजह से आपके एयर कंडीशनर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का मकदार होगा वो एक्यूरेटली चार्ज होगा, जिसका आपको बाद में जो सक्शन प्रेशर है और जो कंडेंसिंग प्रेशर है वो खुद ब खुद ही एडजस्ट होंगे, आपको उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और टिप आप लोगों को बताता हूं जो कि मैं भूल गया था, कि कोशिश करनी है कि R32 का जो एयर कंडीशनर है इसमें आउटडोर को किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर ले जहां पे कोई साया या जो छांव का इंतज़ाम हो चुका हो, ताकि आउटडोर के ऊपर साया रहे और सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। इससे आउटडोर के अंदर जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता और ना ही कंडेंसर कॉइल बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता है। तो इसकी वजह से जो कंडेंसर से हीट है वो अच्छी तरह से बाहर रिजेक्ट हो सकता है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप R32 के एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने लगें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।